अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। और कैसे हैं आप सब लोग? सारे ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात जो हमने करनी है जिसके बारे में जरा ओपिनियन। कल से थोड़ा गुस्सा भी है और थोड़ा अफसोस ज़्यादा है। इनफैक्ट गुस्से का अंसर कम है और अफसोस का अंसर ज़्यादा इसलिए है कि जब हम पढ़े लिखे होने की बात करते हैं, जब हम प्रोग्रेसिव होने की बात करते हैं, जब हम उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने दुनिया देखी होती है, तो हम तवक्को ये करते हैं कि वो ज़रा आज के ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक कोई बात करेंगे। अगर किसी पे तनकीद भी करनी है तो उसके नज़रिए से इख्तलाफ करेंगे, ना कि उसकी शख्सियत का मजाक बनाया जाएगा। और ख़ास तौर पर ख़वातीन को, किसी मर्द को किसी भी खातून से तशबीह देकर यहाँ आप उस मर्द की तज़हीक नहीं कर रहे होते। ये आप ख़वातीन की बेइज्जती कर रहे होते 100%। और ये बात बहुत से लोग तो जानते होंगे कि हम बात एक्चुअली क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर हम नहीं जानते तो आपको बता दें, सलमान अहमद बहुत बड़े आर्टिस्ट पाकिस्तान के जुनून का हिस्सा होते थे। जुनून बैंड का एक ज़माने में, अब PTI के रुकन वो बन चुके हैं। उन्होंने एक ट्वीट की जो कि totally unfavorable in bad taste. मेरा ख्याल है the tweet actually said more about Salman Ahmed himself than anything else, than Bilawal Bhutto or anything else that he was talking about. एक होती है आप तनकीद करते हैं जिसमें आपकी इंटेलिजेंस, आपका इंटेलेक्ट सामने आता है और हालांकि आप तनकीद कर रहे होते हैं वो अच्छा भी लगता है। लेकिन ये तो आपने, अगर लोग आपके फैंस थे और आपको बहुत चीज़ समझते थे, ऑब्वियसली एक लेगेसी है, क्या जुनून, क्या बैंड होता था, सब कुछ आपने ना जैसा कहते हैं कि पानी फेर दिया है। और वैसे भी आप अपने आप को सूफी कहते हैं और सूफिया का कलाम इतने अरसे से बनाते आए हैं, पढ़ते आए हैं, गाते आए हैं, और सूफिया की तालीम ये तो नहीं है। और इससे आप किसी, क्यों हम आज भी, मैं एक बात, ये हमारी जो पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है ना, ये आज भी इसी नुक्ते पे अटकी हुई है कि किसी मर्द को जलील करना है, चलो चलो उसको औरत कह दें, उसे खुसरा कह दें, उसे ख्वाजा सरा कह दें, या उसकी कोई तस्वीर ऐसी बना दें जिसमें उसने लिपस्टिक लगाई हो या कुछ और किया हो, खुदा का वास्ता। और ऑन द कॉन्ट्ररी, जब हमने खवातीन की तारीफ करनी होती है तो हम कहते हैं वाह क्या मर्दाना वार लड़ी हैं। हाँ, तो वो भी उल्टा हो जाता है। मतलब उस पर आप करते, कहने की बात ये है कि प्लीज कम अप विद अदर आइडियाज। अगर आपने बाकी कोई तनकीद करनी है, कुछ भी आप करना चाहते हैं, एक्चुअली इस जो अभी जिस ट्वीट की हम बात कर रहे हैं उसका तो कोई मकसद भी नहीं था। लगता था कि आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उन लोगों को, आप अपने उन फॉलोअर्स को टारगेट कर रहे हैं जिनका इंटेलेक्ट लेवल जो है ना वो बिल्कुल इतना जीरो है। प्लीज, बहुत से लोग आपको बड़ा समझते हैं और बड़ी लेगेसी है, बड़ी मेमोरीज है हमारी आपके गानों के साथ। वैसे तो हम बोलते चले जाएंगे, लेकिन आप प्लीज अपने उन फॉलोअर्स के लिए एग्जांपल बने जिनको इस वक्त तरबियत की अशद जरूरत है। या फिर लोगों को ब्लॉक कर दो, मैं तो कहती हूँ कि अच्छा जी। और दूसरी तरफ माशाल्लाह शादी हॉल बंद है, मार्केटें 7 बजे बंद हो जाती हैं, ऐसी कोई बिजली की खपत नहीं है, स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, बिजली फिर कम है। जब ये सब कुछ खुल जाएगा, और ये अगर सब कुछ खुला होता तो फिर तो पता नहीं क्या, फिर तो जिंदा मार देते मेरा ख्याल है। शादी हॉल्स खुल रहे हैं, मेरी बात सुने, उस पैमाने पे नहीं, हाँ उस पैमाने पे शादियां हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, उस पैमाने पे शॉपिंग बाजार, शॉपिंग मॉल्स रात 12-12 बजे तक नहीं खुले हुए हैं। सो जब बिजली आप बचा रहे हैं तो बिजली कहाँ जा रही है? जो है वो डेफिनेटली कम है देन प्रीवियस टाइम, तो लिहाजा फिर भी बिजली ना हो तो ये तो फिर सवाल उठता है। एनीवे, बहुत सी बातें करनी और वो बड़े एहतजाज, लेकिन कई इलेक्ट्रिक की हदधर्मी जारी है। It is a very adorable dog। और आजकल डिलीवरी डॉगी, I like the term as well। और आजकल आपको पता है शाम के औकात में बाहर वॉक करने का, क्योंकि पार्क्स वगैरह बंद हैं और जिम्स वगैरह भी बंद हैं, तो कुछ पार्क्स खुले भी हैं, कुछ खुले हैं लेकिन ज़्यादातर बंद हैं। तो लोग अपने मोहल्लों में ही, अपनी गलियों में ही, जो नेबरहुड है वहीं पे वॉक कर रहे होते हैं। और अगर मैं भी शाम को निकल जाऊँ अपनी साइकिल वगैरह लेके, तो माशाल्लाह क्या क्या वैरायटी ऑफ डॉगीज नजर आती है। हाँ, दैट इज ट्रू, बड़े अच्छे। आपको एक्चुअली अगर आप गाड़ी में ना, आपको स्लो डाउन करना पड़ता है कि भाई क्या चीज जा रही है, क्या चीज है। लेकिन अब्दुल्ला, कल मैंने एक बड़ा फनी चीज देखी। मैं अपने टेरेस पे थी और सामने कुछ लोग, आजकल साइकिलिंग भी बहुत हो रही होती है, तो लिटरली जब मैंने साइकिलें देखी तो मैं आपको ढूंढना स्टार्ट होगी, क्योंकि आपने कहा था आपका वो भी रूट है। हाँ, कभी कभी मेरे घर के आगे से भी कभी आप गुजरते हैं। बट द फनी थिंग वाज कि 2 साइकिलें चल रही हैं और बिल्कुल वो सर्विस लेन में है, और फिर सड़क पे एक इतनी बड़ी गाड़ी उनके साथ साथ बिल्कुल चल रही थी, तो वो उनके गार्ड्स भी साथ थे। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग जस्ट सिट इन द कार। अच्छा, ये तो आपने साइकिल चलाते हुए लोगों को, किसी को स्कॉट करते हुए देखा। मैंने वॉक करते हुए एक गार्ड पीछे चलते हुए भी देखा है आजकल। देख लो ना, चलते हुए तो चल तो बेचारा ठीक ही रहे, गाड़ी का चलना ज्यादा क्या ड्यूटी लगाई हुई है। आगे बाजी जो है वॉक कर रही है और पीछे गार्ड के साथ साथ दौड़ रहा है। जरूरी नहीं है कि बाजियां ही हो। एनीवे, हम आगे चल रहे हैं और अपनी अच्छा जी, अब हम बात करेंगे। ऑपोजिशन ताबड़तोड़ हमले कर रही है
हुकूमत पर, और अपोजिशन की दो बड़ी जमातें एक्चुअली जो हुकूमत पर बदतरीन करप्शन के इल्जाम लगा रही हैं। बिल्कुल यही हो रहा है। आटा, चीनी, पेट्रोल बहरान और महंगी दवाओं के स्कैंडल्स के बाद अजमल वजीर की बरतरफी अपोजिशन के इल्जामात को मजीद तकवियत दे रही है और माजी की बाज़ हुकूमतों को करप्शन के इल्जामात पर फारिग होना पड़ा, और तहरीक इंसाफ के लिए भी ऐसे इल्जामात खतरे की घंटी हो सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हुकूमत पर खूब गरजे बरसे। You can't spell corruption without the words PTI. Transparency International क्या कह रहा है कि PTI की हुकूमत में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ है। PTI की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत तारीख में पाकिस्तान का सबसे करप्ट तरीन हुकूमत रहा है। PTI का ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट कहता है कि 270 बिलियन रुपीस का इरेगुलरिटीज हुआ है। इमरान खान का वालिद करप्शन की वजह से हटाया गया और अब वही सिलसिला इमरान खान बरकरार रख रहा है। अलीमा खान आप भूल गए हो, सबसे स्पेशल जो स्पेशल असिस्टेंट है, ब्रिटिश सिटीजन है, पैनामा का केसेस है। पूरा पंजाब जादू और करप्शन से चल रहा है। मिलियन ट्री सुनामी में करप्शन, मालम जब्बा में करप्शन, इनका फॉरेन फंडिंग केस में करप्शन, शुगर पे करप्शन, आटा पे करप्शन, तेल पे करप्शन, हर पाकिस्तानी का जेब पे डाका। और मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल कल करप्शन के इल्जामात लेकर इमरान खान के खिलाफ नैब भी पहुंच गए। हम तमाम रेफरेंस लाएंगे पीटीआई के खिलाफ और देखेंगे नैब जो कहता है कि जी हम फेस नहीं देखते, केस देखते हैं। पीटीआई की करप्शन नजर नहीं आती क्या? इसको गंदम और चीनी का बहरान नजर नहीं आता? इस वक्त इमरान अहमद नियाजी करप्शन की सबसे बड़ी छतरी बन चुका है, जिसके नीचे सब करप्शन के मगरमच्छ जमा है और उनको इम्यूनिटी हासिल है। वफाकी वजीर फैसल वाउडा ने अपोजिशन जमातों के इल्जामात का जवाब देने की कोशिश की। उनके बयानी में बार बार कहा जा रहा है कि ये जी हुकूमत ने तबाही मचा दी, महंगाई कर दी, इनकॉम्पिटेंट है, नालायक है, निकम्मे हैं। सुन लिया हमने। हम कहते हैं इन्होंने बैंकरप्सी की, अरबों रुपया कर्जा किया, लूट मार की, चोरी की। हम ये कहते हैं दोनों का नैरेटिव कंफ्यूज पाकिस्तानी कौम हो गई। इस शीट को जिसकी पार्टी का चेयरमैन उठा के रिपोर्ट दे रहा है, उस रिपोर्ट के अंदर पीपल्स पार्टी की करप्शन की दास्तान खुलेआम नजर आ रही है। और फिर हमें कहा जा रहा है कि हमने धोखा किया है। तो धोखा तब भी था, धोखा आज भी कर रहे हैं, रिपोर्टर में भी आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा जी, ये तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे फैसल वाउडा साहब का बयान था। अभी हम इसी पे बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल साहब शुक्रिया, होपफुली आप ठीक होंगे। सुहेल साहब, दो बड़ी अपोजिशन की जमातें अब संगीन करप्शन के इल्ज़ामात लगा रही हैं और खान साहब का बयानिया ही यही था कि उनकी जमात, उनकी हुकूमत करप्शन से पाक होगी, लेकिन बड़े सीरियस नौयत के इल्ज़ामात लग रहे हैं। एट द सेम टाइम कुछ लोग ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जब करप्शन की बात करती है तो कुछ मायूब लगता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी पर अपने दौर में सख्त तरीन करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहे हैं और उनकी रेपुटेशन इस हवाले से खासी डैमेज्ड रही है। दुरुस्त है, लेकिन ये जो इस वक्त हो रहा है, देखिए अपोजिशन में जाहिर है बजट पास हो चुका है। बजट पास होने के बाद हमारे यहाँ पाकिस्तान में बजट पास होने से अगले साल के शुरू तक ये हुकूमतों के लिए बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है। तहरीकें भी इसी में चलती हैं, हुकूमतें भी इसी में बदलती हैं, दबाव भी इसी में होता है। उसकी वजह यह है कि जो हुकूमत ने अगले साल करना है वो तो पता लग गया। जब बजट आ जाता है तो सब पता चल जाता है कि अगले साल कहाँ कहाँ पैसे खर्च होंगे। तो वो कोई हुकूमत ने कोई ऐसी चीज तो नहीं की जिस पे लोग मुतमईन हो जाए। दूसरी बात है करप्शन की। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान की करप्शन के हवाले से कोई अभी सॉलिड चीज आई है। अलबत्ता मिस गवर्नेंस तो उनकी है और डिलीवरी बिल्कुल नहीं है, और अवाम की जो भलाई है उसकी तरफ बहुत कम तवज्जो है। देखिए फिर भी वड़ाइच साहब, अगर देखा जाए तो एंटी करप्शन स्लोगन जो है वो उस बिना पे ही पीटीआई जो है उसने स्टीम पकड़ी और ऑब्वियसली इस वक्त इक़्तिदार में है। आप बताएं, तहरीक इंसाफ का इंतखाबी नारा था, साफ चली शफाफ चली, लेकिन जिस तरह हुकूमत को आटे, चीनी, पेट्रोल, महंगी दवाएं, बहुत से और मामला जो हैं उनका सामना रहा है, आपको लगता है कि अवाम आज भी इस नारे पर यकीन करने को तैयार होंगे?
मेरा ख्याल है करप्शन का जो था ना, करप्शन खत्म करने का नारा, ये अपनी कशिश खो चुका। उसकी वजह यह है कि इन्होंने सब लोगों को जेलों में बंद कर दिया और पाकिस्तान असल में ये करप्शन खत्म करने की दो दावे किए जाते थे कि भाई इस वजह से खत्म होनी चाहिए। करप्शन बजाते खुद तो एक बुराई है ही, इससे जो खान साहब कहते थे कि दो बुराइयां जन्म लेती हैं। एक तो बुराई ये है कि वो पाकिस्तानी पैसा बाहर चला जाता है और वो हम लेके आएंगे वापस, और दूसरा ये कि इसकी वजह से जब ये करप्शन खत्म होगी तो टैक्स बढ़ जाएंगे, लोग जो हैं वो बढ़ बढ़ के पाकिस्तान में पैसे लाएंगे। तो ये दोनों काम जो करप्शन रुकने की वजह से होने चाहिए थे वो दोनों नहीं हुए। आप देखें कि कितनी कितनी देर सारे लोग जेलों में बंद रहे, बाहर से $1 भी नहीं आया, बाहर से £1 भी नहीं आया। इसी तरह ये कहा गया था कि जनाब ये करप्शन रुक जाएगी, टैक्स की लोग देना शुरू कर देंगे, ये पर वो भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन तो क्या थोड़ा सा क्लैरिटी दे दे कि क्या ये नारे गलत होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये करना बड़ा मुश्किल है, कोई भी हुकूमत आ जाए ये करप्शन का इस मामले में इस तरह रोकना बड़ा मुश्किल है, या फिर लोगों की आवाम की एक्सपेक्टेशन गलत है कि माना के नारे थे ये और हमने वोट भी किया लेकिन अब हम एक्सपेक्ट ना करें कि इस किस्म की कोई चीज होगी? मेरा ये ख्याल है कि मिडिल क्लास की ये जो सोच थी जिसके ऊपर इमरान खान ने सारा अपना नैरेटिव बिल्ड किया, इस सोच के अंदर ही गलती थी। ये जो सोच है कि जी हर साल हर महीने इतनी करप्शन हो जाती है, फलाना भी करप्ट है, फलाना भी करप्ट है, मेरा ख्याल है कि इस सोच के अंदर गलती थी। और फिर ये कि जी मैं बाहर से इतने $100 पहले दिन ही आके कर्जे उतार देंगे, हम स्विस बैंक से पैसे ले आएंगे। आप देखें कि ये सारी चीजें हालो स्लोगन जिनको कहते हैं, खोखले नारे जो हैं ये एक्सपोज होकर रहते हैं। और आप देखेंगे ये सारा कुछ एक्सपोज हो गया, ना कोई पैसा आया, ना इन्वेस्टमेंट बढ़ी, ना टैक्स लगे, ना कुछ हुआ। अच्छा वड़ाइद साहब, जाहिर है पाकिस्तान इज़ अ डिफ़िकल्ट कंट्री टू गवर्न, आसान मुल्क नहीं है इस पे हुकूमत की जाए, तो मसला वाकई इनकी परफॉर्मेंस में है या कोई भी होता तो उसको मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता, या फिर इन्होंने नारे इतने बुलंदोबांग लगाए और इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी आइडियलिस्टिक बातें की कि अब जब हम कंपेयर करते हैं इनके बयानात को इनकी परफॉर्मेंस से तो वहाँ हमें मायूसी होती है। बिल्कुल आपने सही चीजें पॉइंट आउट की है। देखें पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान इज ए डिफिकल्ट कंट्री टू गवर्न। उसकी वजह साफ है कि भाई हमारी आमदन कम है और खर्चे ज्यादा हैं, तो सबसे बड़ी तो बात ये हो गई। फिर हमें गवर्नेंस नहीं आती, तो ये इनएक्सपीरियंस्ड भी हैं, मुल्क भी मुश्किल है गवर्न करना। और तीसरी बात ये भी है कि इन्होंने इतने टाल क्लेम्स किए थे कि वो कभी पूरे ही नहीं हो सकते। तो ये तीनों बातें मिल के क्राइसिस जो है वो डेवलप हुआ है। अच्छा और एक और बात है, चलें मैं ये बात याद दिला आ गई मुझे अचानक से कि खान साहब ने कहा था कि जी अगर ऊपर से आदमी हो ना, ईमानदार हो, और खान साहब पे जाहिर है कोई किसी भी किस्म की करप्शन का उनकी ज़ात पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, तो नीचे की करप्शन खुद ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन राजा रियाज साहब जो PTI का हिस्सा है, उन्होंने चंद दिन पहले ही हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा था कि मौजूदा हुकूमत में करप्शन के रेट दोगुने हो गए हैं। तो क्या खान साहब को इन सारी बातों का इल्म नहीं है, या फिर करप्शन के खिलाफ, क्योंकि उनकी तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए ना? तो वड़ाइद साहब, राजा रियाज साहब का ये कहना कि यहाँ पे हर चीज़ के रेट डबल हो गए हैं, फिर अजमल वजीर साहब का मामला हो, जाहिर है वो भी ऊपर के लेवल में ही आते हैं ना, ऑल्दो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर ऊपर ईमानदार है और नीचे करप्शन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई है, ये फॉर्मूला या ये थ्योरी तो फ्लॉप हो गई। मेरा ये ख्याल है कि ये सारा कुछ जो था ना एक इल्यूजन के ऊपर कायम था, और मिडिल क्लास हमारी जो है जिसमें हम खुद भी शामिल हैं, हम सब लोग इल्यूजन्स पर रियलिटी से हम काफ़ी दूर थे। तो ये उसी का नैरेटिव था जो PTI ने अपनाया और उसकी वजह से बरसर इक़्तिदार आ गई। लेकिन इसमें हकीकत नहीं थी कि जी एक ऊपर आनस बैठा हो, नीचे ठीक हो जाएगा, पटवारी खुद ब खुद जो है पैसे लेने बंद कर देंगे और जनाब आप देखेंगे कि सारी करप्शन ख़त्म हो जाएगी। कहाँ करप्शन ख़त्म हुई है और कहाँ जाके हालात जो है बेहतर हुए हैं? तो बुनियादी बात है ये सारा नैरेटिव ढेर हो गया है, खाक हो गया। मेरा नहीं ख्याल कि आप इस नैरेटिव के ऊपर आप सियासत कर सकेंगे। तो आप कोई रियलिटी बेस्ड
बेस्ड नैरेटिव जो है वो डेवलप करने पड़ेंगे। अच्छा वराइद साहब, फिर जाते जाते थोड़ा सा ये बता भी दें कि रियलिटी बेस्ड नैरेटिव क्या हो सकता है। और ये हम आपसे पूछ इसलिए रहे हैं क्योंकि ये करप्शन के नारे, मतलब अगर आप इस हुकूमत की बात करें तो हाफ वे थ्रू हैं और देयर इज़ नथिंग टू शो फॉर एनी डेवलपमेंट, कुछ भी नहीं है, बल्कि वो नारे जिन पे आए थे वो भी बिल्कुल ढेर हो गए हैं। तो व्हाट नेक्स्ट, मतलब अब ये अगली कैंपेनिंग के लिए ये हुकूमत हो, ये पार्टी हो, कोई और हो, तो किस तरह लोग मानेंगे कि अब जी सिंसियरिटी है इनकी बात में? देखिए, नैरेटिव हम एक ख्वाब में खो गए थे, जैसे मैंने पहले कहा, इल्यूजन था। लेकिन सच ये है कि जो रियलिटी बेस्ड है कि पाकिस्तान सिर्फ अपनी इकोनॉमी और एजुकेशन पे तरक्की कर सकता है। मेरा ये ख्याल है कि हमें उन दोनों तीन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सीपैक हमारे लिए एक ओपनिंग साबित हो सकता था। मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे जो लोग पढ़ने गए हुए हैं उनको इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। तो जो रियलिटी टॉलरेंस बढ़ानी होगी वराइद साहब। और मुख्तसर एक लाइन में जवाब दीजिएगा, पंजाब का इंतजामी मामला या पंजाब का सूबा जो है सबसे बड़ा आबादी वाला सूबा है, वहाँ कोई तब्दीली आती हुई देख रहे हैं आप वजीर आला के लेवल पर, या ऐसे ही सिलसिला चलेगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि तब्दीली आएगी। अब खान साहब अगर तब्दीलियां नहीं करते तो मेरा ख्याल है कि इट विल बी इनटॉलरेबल। और मुझे ये लगता है कि ये तब्दीली अब ड्यू है अगले 6 महीने के अंदर अंदर, बल्कि 6 महीने से पहले ये तब्दीली पंजाब में हो जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। 6 महीने में तब्दीली आ जाएगी पंजाब में। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वराइद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और वराइद साहब, वैसे आई मिस एक दिन जियो के साथ की फ्रेश एपिसोड्स। हाँ, दैट्स वेरी ट्रू। लेकिन वराइद साहब की एक बात जो कि वराइद साहब ने तो दोहराई है, और ये बात जो शऊर रखते हैं, जो इंटेलेक्ट रखते हैं, जो समझते हैं इस बात को, दे नो कि एजुकेशन इज़ द की। इकोनॉमी ऑब्वियसली इज़ वन। एजुकेशन में जितना इन्वेस्ट होगा उतना ही बेहतर है। मतलब कोई चेंज लाना चाहते हैं ना, बाकी नारे शारे साइड पे, एजुकेशन विल गेट यू द रिजल्ट्स दैट यू आर सीकिंग। चेंज की बात हो रही है तो एक बड़ी मुस्बत तब्दीली हमें नजर आई और फिल्म डायरेक्टर सरमद खुर्शीद की नई आने वाली फिल्म जिंदगी तमाशा को सेनेट की इंसानी हकूक कमेटी ने कोरोना बहरान के बाद रिलीज की इजाजत दे दी है। सेनेट की इंसानी हकूक कमेटी के इजलास में फिल्म जिंदगी तमाशा की नुमाइश पर ब्रीफिंग दी गई। कमेटी ने फिल्म जिंदगी तमाशा को स्क्रीनिंग की इजाजत देने के सेंसर बोर्ड के फैसले की तायद की। उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिस पर कोई एतराज हो किसी पे। बिल्कुल। और आपको बताएं कि सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है कि फिल्म जिंदगी तमाशा में कोई काबिल एतराज चीज़ नहीं है आई, और जिंदगी तमाशा 24 जनवरी को पाकिस्तान भर में नुमाइश के लिए पेश की जानी थी, लेकिन एक मजहबी जमात ने फिल्म के खिलाफ मुजाहिरों की कॉल दे दी, जिस पर फिल्म की रिलीज रोक दी गई। आपको याद होगा बिल्कुल रिसेंटली ये हुआ है। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल वर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म बिकॉज ये बड़ी ऑब्वियसली डिफरेंट थी। और सोचने वाली बात है, कौन पाकिस्तानी पाकिस्तान में बैठे हुए कोई ऐसी फिल्म बनाएगा जो कि बिल्कुल ही देखने के काबिल ना हो या फिर सेंसर भी ना पास करे। थोड़ा सा टॉलरेंस जो है वो हमें भी पैदा और हमें पता है कि ज़ाहिर अहमद ने सिनेमा में लगाने के लिए फिल्म बनाई थी। वो ऐसे नहीं टॉपिक्स को छेड़ेंगे जो सिनेमा में फिल्म ना लगे। तो हमें बस बर्दाश्त के साथ किसी का मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो काबिल एतराज़ हो। जो जानवरों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाली तंजीमें हैं, बहुत वावेला भी कर रही हैं, शोर भी उठा रही हैं। मेरा ख्याल है कि अब हमें इस तरफ भी सीरियसली सोचना होगा कि इन जानवरों को मारना कोई हल नहीं है। ये इंतहाई बेरहमी और बेदर्दी और दिल ना रखने की मिसाल है, बस। और क्या कह सकते हैं आप इसका कोई अल्टरनेटिव देखें, इनको वैक्सीनेट करें, इनको शेल्टर्स दें, डू समथिंग अबाउट। और जो लोग मारते हैं जानवरों को, वो अपनी थेरेपी कराएं, क्योंकि देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद यू। तो ये इंडिकेशन आपकी तरफ भी है। बट एनीवे, अच्छा जी, ये तो हम आपको वैसे एक चीज़ दिखाना चाह रहे थे कि दुनिया में क्या क्या तरीके आ गए हैं डिलीवरी सिस्टम्स के। लाहौर में हरासानी का शिकार होने वाली स्टूडेंट्स इंसाफ की मुंतज़िर है और हुकूमत खुद फरीक बनी, और इसके बावजूद बच्चियों को धमकियां मिल रही हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही। मुराद राज तो बड़ा पर्सनली सीरियसली ले रहे थे, सीरियसली लिया गया है, इतनी बात हुई है इस पे, बट स्टिल आगे कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद के मुताबिक पुलिस ने कमज़ोर मुकदमा बनाया और यही वजह है कि मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं हो सके। केस में नामजद सातजा और अमले के अरकान ने जमानत कबल गिरफ्तारी करवा रखी है। ये तो बड़ा ही आसान एक तरीका होता है करने का। सारा अहमद ने दावा किया कि सिक्योरिटी
सिक्योरिटी की यकीन दहानी के बावजूद तालिबात सामने आने से घबरा रही हैं। इसी पर बात करते हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा ने हमें ज्वाइन किया। मुसर्रत साहबा शुक्रिया। मुसर्रत साहबा, लाहौर के स्कूल में तालिबात को हिरासा किए जाने के बाद स्कूल ने जो एक्शन लिया, अब तक बात वहीं रुकी हुई है। पंजाब हुकूमत के इस मामले में खुद आने का क्या फ़ायदा हुआ है अब तक, क्योंकि बच्चियों को तो धमकियाँ मिल रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जहाँ तक पंजाब हुकूमत के एक्शन लेने का ताल्लुक़ है तो सीएम साहब ने भी नोटिस लिया और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने भी, हमने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि आप लोग खुदारा इनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दें। आपको पता है कि जो भी किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक किसी भी केस में कोई एप्लीकेंट नहीं होगा। तो हमने ये भी इंश्योर किया कि हम इन बच्चियों के पेरेंट्स के नाम सीगा राज में भी रखेंगे और इनको इबरत का निशाना भी बनाएंगे। लेकिन बड़े मुझे अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि इनके पेरेंट्स की तरफ से जिन बच्चियों ने ये सोशल मीडिया के थ्रू हम सब लोगों को इस वाक़े से, इस बड़े बदकिस्मत वाक़े से आगाह किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक उनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं आई जिस पे आगे फर्दर कानूनी चाराजोई की जा सके। दिस इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल। I can totally believe कि बच्चियों ने तो आवाज़ उठा दी, लेकिन वालिदैन आर स्टिल रिलक्टेंट कि वो किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई के चक्कर में पड़े। लेकिन ऐसा चलेगा नहीं मामला। बिल्कुल, स्टेट खुद अपनी तरफ से परसू कर सकती है मामले को। हाँ, लेकिन मुसर्रत साहिबा आपसे पूछेंगे कि पंजाब हुकूमत इसमें आगे नहीं आ सकती कि मुद्दई बन जाए? मतलब कि देखें, अब बात यह है कि मुतासरा तालिबात जो हैं उनको धमकियाँ तो दी जा रही हैं। ऑब्वियसली देयर हैज़ टू बी अ बिट ऑफ अ प्रोटेक्शन उनकी, ताकि वो ज़रा खुल के आएँ, बात करें और उसके बाद एक एग्जाम्पल भी बने। तो ये बहुत बड़ी बात है। पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? ख़ास तौर पर धमकियाँ तो हैं। पुलिस की कार्रवाई अब तक रही क्या है, ये ज़रा प्लीज़ अपडेट करें। देखें, सबसे पहले तो हमने उन तमाम लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमने उन लोगों को उनकी आइडेंटिफिकेशन शो की, उनकी पिक्चर्स के थ्रू उनके नाम, और ये इंश्योर किया है कि इन लोगों को पूरे पाकिस्तान में कहीं भी दोबारा जॉब नहीं दी जाएगी। और उसके बाद इनके जो लवाहिकीन हैं जिनको धमकियां दी जा रही हैं स्टूडेंट्स को या उन फैमिलीज़ को, तो वो हमारे से रुजू करें। पुलिस इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई, देखिए, पुलिस उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकती जब तक ये खुद एक एप्लीकेशन नहीं देंगे। लेकिन ये हमें इनको किस नौयत की धमकियां दी जा रही हैं और वो हमें उनके नंबर्स और वो सारा, बिकॉज अभी तक तो ये लोग जो हमारी इतला है, गवर्नमेंट की इतला है, ये लोग अंडरग्राउंड है और अगर इन्होंने धमकियां दी हैं तो फिर ऑफ कोर्स पुलिस इनको बिल्कुल फिक्स करेगी और हम किसी तरह की भी इनको रिलैक्सेशन नहीं देंगे। अच्छा, शुक्रिया आपका मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, आपने हमें वक्त दिया। बट लेट्स सी कि इस केस का आगे क्या होता है। बाय द वे, हमें एक सजेशन अभी आई कि आप डॉक्टर शीरी मज़ारी को भी बुलाएं इस मामले में बात करने के लिए, बिकॉज जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनकी बच्चियां, यंग बच्चियां स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं, वो बड़े कंसर्न्ड हैं और वो चाहते हैं कि इस मामले को इबरत का निशान बनाया जाए ताकि इससे उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी हासिल होगी कि अगर एक एग्जाम्पल बनेगी तो मे बी कल को कोई और टीचर और उस्ताद जिसका रुतबा बड़ा मोहतरम है वो इस किस्म की घिनौनी हरकत करने की कोशिश ना और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इसलिए भी है बिकॉज ये जो स्कूल है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये बड़ा एक अप स्केल स्कूल है। दिस इज नॉट जस्ट एनी अदर स्कूल, एलीट स्कूल अगर आप कहना चाहें तो इसको कह लें। तो लिहाजा जब वालिदैन अपने बच्चों को किसी इंस्टीट्यूशन में डाल रहे होते हैं, किसी तालीमी इदारे में डाल रहे होते हैं, तो वो ये ज़रूर देख रहे होते हैं कि वो जगह क्या है। दे आर विलिंग टू पे अ लॉट एक्स्ट्रा, जहां उनको ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हो कि जी हमारी बच्चियां यहाँ जाएंगी तो बिल्कुल ठीक होंगी, इन कंपैरिजन टू परहैप्स अ स्कूल जिसमें ना आपको ज़्यादा फीस देनी होगी लेकिन उसकी सिक्योरिटी पे भी आपको शक होगा। अब इतना कुछ करने के बावजूद अगर ये चीज़ें हो रही हैं, अच्छा, मैं किसी स्कूल वाले को इसमें मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहता, लेकिन जो हमारे यहाँ जितने भी एलीट स्कूल हैं, एज अ पेरेंट या फिर एज एन एडल्ट मुझे उनके माहौल पे कुछ ज़रा मैं सहम जाता हूँ कुछ देख के कि किस तरह हम तो नहीं थे इस ज़माने में ऐसे। हाँ, बट ज़माने बदल जाते हैं, बदल गए, जज नहीं कर सकते। लेट्स टेक अ ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं। हाँ।
और आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान एक बार फिर सियासी महाज पर गैर मामूली तौर पर सरगर्म नजर आ रहे हैं। इस मरतबा ऑपोजिशन की दीगर जमातें धोखा तो नहीं देंगी उन्हें? कुछ कहा नहीं जा सकता फिलहाल, आपको पता नहीं, ये तो सब कुछ उसी वक्त ही पता चलता है। तो इस जब वो अकेले बैठे होते कोई आता नहीं। डोंट से दैट, वी कैन विश फॉर हिम व्हाटएवर ही वांट्स। अच्छा जी, इस नई तहरीक का अंजाम भी गुज़िश्ता साल के धरने वाला ना हो, जो कि अब्दुल्ला का भी खौफ इनको ये आ रहा है, तो ये बड़ा चैलेंज होगा। चंद रोज़ पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो जरदारी से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह ने बिलावल हाउस कराची में अहम मुलाकात की थी और इससे पहले मौलाना फजल रहमान का कहना था कि वो -1 की नहीं -all की बात कर रहे हैं। ऑल माइनस की बात करता हूँ, मुझे 1 और 2 से कोई शुरू नहीं। और अब तो इंशाल्लाह इनकी किस्त डूबने के करीब है। मेरे ख्याल में इज्जत से मुस्ताफ़ी हो जाए तो बेहतर होगा। JUI के रहनुमा हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, अपने वक्त दिया। हाफिज़ साहब, मौलाना फजल रहमान एक बार फिर सियासी जमातों से राब्तों में मुतहर्रिक हो गए हैं। कई अहम मुलाकातें भी हो चुकी हैं। अब इस बार भी क्या मिशन हुकूमत के खात्मे का ही है? क्योंकि कह तो रहे हैं कि -all की बात कर रहे हैं वो। क्या तमाम जमातों को यकजा करके मकसद हासिल कर पाएंगे आप लोग? हमने जो अपना तसलसल था उसे जारी रखा हुआ है, इसलिए ये कोई नई बात नहीं है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने दोबारा सूरत हाल है। लेकिन मजबूरी ये है कि पार्लिमानी निज़ाम में जो अपोजिशन बेंचों पर बैठे हुए हैं, हमारी तादाद 15 है, लेकिन दूसरी जो जमातें हैं जिनकी काफ़ी तादाद है, उन्हें साथ लेकर चलना पड़ता है। और उसके इसी नतीजे में अब जरदारी साहब की भी मसाइल हैं, जनाब नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ़ ले गए हैं, जनाब शहबाज शरीफ ने भी कहा कि APC बुलाएंगे और वादे के बावजूद न APC में वो तशरीफ़ लाए और न बुलाने के लिए कोई ज़हमत की। लेकिन इसके बावजूद जमीयत उलमा इस्लाम अपने उस प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ रही है और अब भी हमारी कोशिश ये है कि तमाम अपोजिशन एक पेज पे आए और इस हवाले से अपना रोल अदा करे। अच्छा हाफिज़ साहब, ये भी बताएं कि चौधरी बरादरान मौलाना के धरने से मुतालिक अमानतों की बातें करते रहे, लेकिन कभी वो मामलात सामने नहीं लाए। तो क्या अब ये जमीयत उलमा इस्लाम के हाथ में नहीं कि धरना ख़त्म करने की शराइत खुद अवाम के सामने ले आएँ ताकि कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना रहे? क्या बचा है अब? तो हमारी क़यादत ने वाज़ेह तौर पर उनको कहा है कि आप इस बारे में बताएँ हमें कि आखिर इसका क्या बना। ज़ाहिर है गुफ्त शनीद का रास्ता बंद नहीं किया जा सकता है। तो ये सूरत हाल थी जिसके बारे में जमीयत ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया और आज भी हम इस बात पे हैं कि हमारे लिए हक़ाइक़ अवाम के सामने रखना कोई दुश्वार नहीं है। लेकिन एक बात तो हमने मनवा लिया कि गलती हुई है, तस्लीम किया गया, गलती को संवारा जाएगा, तस्लीम किया गया। बजट के बाद की बात की गई थी जो हमने नहीं मानी, मार्च तक की बात तय हुई थी। तो इससे पता चला कि जो बात हम कहते थे, जिसके लिए हमने मैदान में निकलने का मसला उठाया और मैदान में हम निकले, उसमें हक़ाइक़ थे जिसको तस्लीम किया गया। और मैं समझता हूँ ये जमीयत उलमा इस्लाम की बहुत बड़ी कामयाबी। अच्छा हाफिज़ साहब, अगर एक हुकूमत मुखालिफ मुहिम चलनी है तो उसके लिए अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून का सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक होना भी इंतहाई ज़रूरी है। बज़ाहिर ऐसा हमें नज़र आ नहीं रहा है। तो क्या जमीयत उलमा इस्लाम को मुस्लिम लीग नून के इस रवैये से कोई शिकवा है? नहीं, बिल्कुल है जी, गिला भी है, शिकायत भी है और हमने बरमला इसका इजहार किया है। और अभी भी कराची में भी मौलाना साहब ने ये बात की थी। हम ये कहते हैं कि अपोजिशन में जो पोजीशन अपोजिशन की बड़ी जमात का है, उस पोजीशन पे हमें हमारे दोस्त जो है मुस्लिम लीग नून के नज़र नहीं आते। हमारे जो दीगर साथी हैं उनकी सेकंड और थर्ड लाइन वो तो सामने है, लेकिन जो सूरत हाल सामने आई है, फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब की यहाँ से रवानगी और फिर उनके वहाँ रहना और फिर जनाब शहबाज शरीफ के मामलात, ये तमाम बातें कौम के सामने हैं। और मैं समझता हूँ कि आज मीडिया का और जो अंदाज़ है उससे हर एक बाखबर है कि किसकी क्या मजबूरियाँ हैं, किसकी क्या मसलहतें हैं। JUI के रहनुमा हाफिज़ हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद थे। शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने वक्त दिया। लेट्स सी क्या होता है कि किस तरह कितनी कामयाब होती है मौलाना फजल रहमान साहब की ये वाली कोशिश।
अच्छा जी, आपको एक और चीज़ बताएं, आपको बड़ी खुशी होगी क्योंकि जब कोई डेवलपमेट हो रही हो पाकिस्तान में तो अच्छा मुझे लग रहा है कि बाकी सब लोग तो कोई बात कर रही अच्छा हुमा, मैंने आपसे मशवरा करना है, बताना भी आप अपनी जो है वो 2 सेंट्स दीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी सब लोग बस ऑपोजिशन को निशाना बना रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, फवाद साहब अकेले हैं जो अपने काम में लगे हुए हैं। शुक्र है उसी पे आए हैं, क्योंकि यही तो मैं बात करना चाह रही थी कि पहले हम ड्रोन्स के यूजेज आपको बता रहे थे, तो अब एक और बड़ा अच्छा यूज़ आया जी पाकिस्तान में। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने पाकिस्तान में बने ज़राई ड्रोन्स को मुतारिफ करा दिया है। तो ये है जी खबर। और 16 लीटर पेस्टिसाइड 18 मिनट तक स्प्रे करने की सलाहियत रखते हैं ये ड्रोन्स। और ड्रोन्स में लगे सेंसर्स बताते हैं कि फसल के किस हिस्से को बीमारी है और सिर्फ इसी हिस्से पर स्प्रे होता है। मतलब ये बड़ा स्पेसिफिकेशन आ गई है। बिल्कुल। तो आपको बताएं कि वेंटिलेटर्स के बाद ये ज़राई ड्रोन्स एक और अच्छा कदम है। पहले आपको याद है कि हमारे अपने नौजवानों ने वेंटिलेटर्स भी बनाए थे और फवाद चौधरी साहब से हमारी इस पर बात भी हुई थी, तो अब ड्रोन्स भी बन गए हैं अपने अपने। हाँ, सो फवाद चौधरी साहब की इस वजारत को संभालने से पहले मुझे नहीं याद पड़ता, हम भी इतने अरसे से इस काम में हैं कि हमें वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई कारनामा या कोई ख़ास काबिल ज़िक्र बात उसकी याद होगी। ये भी एट टाइम्स भूल जाते थे कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। तो ये क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए फवाद चौधरी साहब को, और 100 में से 100 नंबर उन्हें हम देंगे कि वो बड़े मुतहर्रिक एटलीस्ट नज़र आते हैं। और होपफुली अगर इसमें 100 चीज़ों में से कोई 3-4 चीज़ें भी आगे की तरफ चली जाएँ और इस पर वाकई प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर दे, और तो पाकिस्तान में इनकलाब आ सकता है टेक्नोलॉजी के। फवाद चौधरी साहब, वी गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, और ये बड़ा अच्छा काम आप कर रहे हैं, सो दैट इज वेरी नाइस। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे हम, और आपको हमने बताना है कि पाक फौज की सर्जन जनरल लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर, आपको पता है पाकिस्तान की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल हैं, तो वो जुबान पे भी कहते हुए ना जरा बड़ी अच्छी तरह इसको याद कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह बड़े नाम आगे आने वाले हैं। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। और बहुत सी खवातीन इंस्पिरेशन हासिल करनी है इनसे, बच्चियां पर्टिकुलरली। तो लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर साहिबा ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया है और कहा है कि पाकिस्तान में खवातीन कम्युनिकेशन, IT और हर शोबे में अपने जौहर दिखा रही हैं। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फ़ौज मेरिट पर यकीन रखती है, और इस बात का सबूत उनका तकर्रुर है। कोरोना के खिलाफ हुकूमत से मिलकर अवाम के हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो काम कर रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू जी, और यू आर एन इंस्पिरेशन टू अ लॉट ऑफ यंग वुमेन एंड गर्ल्स। दैट इज सो ट्रू। विश वी कुड टॉक मोर ऑन दैट, लेकिन अभी नहीं, ये घंटा ज़रा ख़त्म हो गया। अच्छा, हमें बड़ी खुशी होती है जब हम कोई बात कर रहे हों। कभी कभार भी गो आउट ऑन अ लिम्ब, हमें हमेशा नहीं पता होता कि आपका रिएक्शन क्या होगा और आप क्या सोचेंगे, लेकिन दिल से हमारे वो आवाज़ निकल रही होती है और फिर आप सपोर्ट करते हैं कि बहुत ही अच्छा किया कि आपने ये बात की, तो बड़ी खुशी होती है। अब आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली, बट वो जो हमने शुरू में बात की थी ना सलमान, और आप यकीन मानिए कि हमारे इस प्लेटफॉर्म में हम दोनों की तरफ से रत्ती बराबर भी बनावट नहीं होती। हम यहाँ वही कहते हैं जो हम दिल से महसूस करते हैं, और कभी कभार क्या मोस्टली तो वो पहले हमने प्रैक्टिस भी नहीं किया होता, तो हम आपके सामने आके बोल भी देते हैं, बिकॉज दैट इज हाउ वी फील एंड वी नो ओवर द इयर्स दैट इज हाउ यू फील एज वेल। तो इट जस्ट वर्क्स आउट। और बस दफा जो है ना, हमारे प्रोड्यूसर साहब भी परेशान हो जाते हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हो, बस कर दो, बस कर दो। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि जितना तमीज़ के दायरे में रहते हुए हम एक मैसेज दे सकें जिस पे हम बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, तो वो हम ज़रूर दें। एंड सम थिंग्स नीड टू बी कॉल्ड आउट, और वो हम कॉल आउट ज़रूर करते हैं, बिकॉज वो हमें पता है कि वो आवाम की आवाज़ है। अच्छा जी, इस घंटे में भी बहुत सी बातें हैं, और कोरोना डायरीज़ में आपको पता है कि हम बहुत से हमारे बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग जो कि कोरोना से रिकवर हुए हैं, हम उनका भी ज़रूर उनसे बात करते हैं, उनका एक्सपीरियंस भी सुनते हैं, ताकि हम कुछ सीख सकें, और अल्लाह ना करे जिन लोगों को अभी नहीं हुआ और होगा, तो वो भी कुछ मैं अपनी को भी जाके बता रहा था, और मैं सोचता रहा कि शाह साहब, शाह महमूद कुरैशी, उनकी तबीयत खासी ख़राब थी, बिकॉज ही इज़ प्रॉब्ली द ओनली वन जिनके बारे में मैंने सुना है अपने जानने वालों में जिनको प्लाज्मा थेरेपी तक देना पड़ी। कल बल्कि हम उनसे जब बात भी कर रहे थे, शेख रशीद साहब बहुत क्रिटिकल रहे हैं, वो भी कहते हैं कि मैं मौत के मुंह से निकल के वापस आया हूँ, और शाह साहब की भी तबीयत मतलब है कि खासा खराब। एंड अ लॉट ऑफ पीपल रिकवर एट होम, और बहुत से लोग जो हैं वो हॉस्पिटलाइज होते हैं। असद कैसर साहब के उनकी हम जब बात कर रहे थे तो वो भी काफी बीमार हुए थे। आज हमारे साथ होंगी मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब, जो ना सिर्फ खुद कोरोना वायरस का शिकार रही हैं, बल्कि उनकी वालिदा भी इस बीमारी में मुब्तला थी। तो अभी कैसी हैं और कैसे ये सारा वक्त गुजरा? हम चाह रहे थे कुछ दिन पहले आए, लेकिन उस वक्त भी उनको ज़रा सिम्टम्स थे एंड शी कुडंट मेक इट। अच्छा जी, हाँ,
और इस सेगमेंट को शुरू करने से पहले हम दोबारा से रीअटरेट करना चाहेंगे, दोबारा से रीअटरेट नहीं बस रीअटरेट करना चाहेंगे कि खुदारा ये ना समझें कि ये बीमारी ख़त्म हो गई है। कल मुझे कराची सदर के इलाके में जाने का एक काम से इत्तेफाक हुआ और मैं अपने वो हिफाजती इक़दामात के तहत, क्योंकि ज़रूरी काम था, करने के लिए गया हुआ था। मैंने 2 मास्क पहने थे, चश्मा पहना था, ग्लव्स पहने हुए थे और वहाँ पे 0.5% लोगों ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ था, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं 100 ना कि में से 1.5 इंसान ने लगाया। और अब तो हम आपको ला के लोग वो मिलवा रहे हैं, आपसे मुलाकात आपकी करवा रहे हैं जिनको कोरोना हुआ है, जो कि उसके बाद ठीक हुए हैं और वापस अपनी जिंदगी में वापस आए हैं। बड़ी मुश्किल से ठीक हुए हैं। हाँ, एंड कैन आई जस्ट ऑल्सो से कि कोरोना वायरस डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, तो लिहाजा वो कोई भी हो, सियासतदान हो, अमीर लोग हो, गरीब लोग, हुएवर इट इज, जब लग जाता है किसी को तो लग जाता है। सो इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। और आज हमें ज्वाइन किया है मरियम औरंगजेब साहिबा ने। बहुत शुक्रिया मरियम, आपने वक्त दिया। मरियम साहिबा, तबीयत कैसी है पहले तो ये बताइए, क्योंकि नकाहात, कमज़ोरी और ये काफ़ी हफ्तों तक सिलसिला रहता है जो लोग भी इस बीमारी का शिकार होते हैं। तो आप बताइए कि आपको माइल्ड सिम्टम्स थे, सिवियर सिम्टम्स थे या आप एसिम्टोमेटिक थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू आप दोनों का कि आपने मुझे पहले भी बुलाया था लेकिन मैं नहीं आ सकी। कोरोना में सिम्टम्स मुझे काफ़ी थे और मुझे बुखार बहुत शदीद जब हुआ तो मुझे समझ आ गई कि मुझे कोरोना हो गया है, लेकिन उससे पहले मैं टेस्ट करा चुकी थी क्योंकि हम लोग 2 दिन पहले गए थे, बल्कि हाँ 2 दिन पहले गए थे हम लोग। शहबाज शरीफ साहब की लाहौर हाई कोर्ट में हेयरिंग थी, तो वहाँ से जब हम वापस आ रहे थे तो मैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, तारिक फजल चौधरी साहब और एहसन इकबाल साहब, हम एक ही गाड़ी में थे। तो शाहिद भाई को उसी दिन रात को थोड़ी सी गले में खराश शुरू हो गई थी और उन्होंने अपना टेस्ट कराया। उससे अगले दिन उनका पॉजिटिव आ गया। जब उनका पॉजिटिव आया तो मैंने कहा ये तो हम सब इकट्ठे थे, फिर हम सब ने टेस्ट कराया और हम सब का पॉजिटिव आया। तो और लेकिन जब मैंने टेस्ट कराने की जो रात थी, अभी रिजल्ट नहीं आया था, तो मुझे सिम्टम शदीद बुखार के साथ शुरू हो गए थे, शिवरिंग के साथ। तो मुझे समझ आ गई थी कि मुझे कोरोना हो गया। और अगले दिन भी पूरी गुजार के रात को रिज़ल्ट आया था और मेरे साथ मेरी वालदा का रिज़ल्ट भी आया था और उनका भी कोरोना पॉजिटिव ही था। मैं आगे जाके आपको बताऊंगी जब आप ऑल क्वेश्चंस करेंगे कि वो एक्सपीरियंस कैसा था। लेकिन मुझे उसके बाद बॉडी एक्स बहुत थी, बहुत ज़्यादा, और लग रहा था कि कोई हैमर लेके आपकी बॉडी को मार रहा है। सो इट वाज जस्ट लाइक दैट फॉर इनिशियल 2 डेज आई वुड से। बहुत ज़्यादा बॉडी एक थी और ये सिम्टम, मुझे गले में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सैचुरेशन मेरी जो थी वो हम हर घंटे बाद ऑक्सीमीटर से चेक करते थे, उसमें अल्लाह का शुक्र है वो ड्रॉप नहीं हुई। मरियम, आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, ख़ासतौर पे मैं पर्सनली भी इसमें बड़ी इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज आप बता रही हैं कि आपने अपना टेस्ट कराया और मदर का भी टेस्ट कराया और दोनों पॉजिटिव आए। मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ था, मैं और मेरी मदर एक ही दिन हमने टेस्ट कराया और हम दोनों पॉजिटिव थे। बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है बिकॉज यू आर ऑल्सो अ केयर गिवर, तो आपने वो अपने माँ बाप की टेक केयर भी करनी है, साथ आप भी इन्फेक्टेड हैं। इन अ सेंस मुझे सिर्फ इसमें जो एक बेहतरी नज़र आई कि मुझे वो डिस्टेंस करना ना पड़ा, बिकॉज अदरवाइज तो अगर मैं नेगेटिव होती और मदर पॉजिटिव होती तो हम किस तरह मैं उनको मैनेज कर सकी। हाउ डिड यू मैनेज दिस सिचुएशन वेयर आपके सिम्टम्स भी थे, आपको बुखार वगैरह भी है और फिर आपको मदर की भी टेक केयर करनी है? बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात की है। मैं आपको पहले तो मैं एक ज़रूर बात कहूँगी टू ऑल द लैब्स, जो ख़ास तौर पे जैसे आपने कहा कि ये वायरस ऐसा वायरस है जो बराबरी के साथ सबको अटैक करता है, इससे कोई बाहर नहीं है। तो जब मेरा टेस्ट आया, रिजल्ट हम वेट कर रहे थे, पूरा घर वेट कर रहा था, मेरी खालाएं लाहौर में वेट कर रही थी क्योंकि ज़्यादा पीपल वर कंसर्न अबाउट अम्मी, और हम सब भी अम्मी का रिजल्ट का वेट कर रहे थे क्योंकि मुझे तो सिम्टम आ गया था, मुझे समझ आ गई थी कि मुझे कोरोना हो गया, लेकिन अम्मी को कोई सिम्टम उस वक्त तक नहीं था। तो हुआ ये कि रात को कोई 10:30 बजे टीवी चैनल्स में, नाम नहीं लूँगी कि जिसने ब्रेक की, टीवी चैनल पे ज़राए से खबर चली कि मरियम औरंगज़ेब और ताहिरा औरंगज़ेब उनकी वालदा का कोरोना पॉजिटिव आ गया। तो मेरी खाला ने मुझे लाहौर में फ़ोन किया रोते हुए कि बिकॉज अम्मी का बाईपास भी हुआ हुआ है, वो डायबिटिक भी हैं और काफ़ी वो, और एज भी उनकी बिल्कुल उस ब्रैकेट में है जो रिस्की उसमें था। तो उनका रोते हुए फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे कहा कि मरियम, अम्मी को तारी कहते हैं, तो उनका कोरोना पॉजिटिव आ गया है, और वो रोती जा रही थी कि की होएगा, और ये वो पंजाबी बोल रही थी, दुख में थी। तो मैंने इनको कहा कि नहीं खाला, अभी रिज़ल्ट नहीं आया क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ, मेरे पास ही रिज़ल्ट आएगा। उन्होंने कहा नहीं,
ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, क्योंकि मैं टीवी नहीं देख रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा कि वाकई, जब मैंने अपने फ़ोन के ऊपर हमारा रिपोर्टर्स ग्रुप है, मैंने वहाँ पूछा तो उन्होंने कहा हाँ मैडम आपका रिजल्ट टीवी पे चल रहा है। तो मैंने अपने फ़ोन पे उनको कहा, मैंने कहा नहीं कोई ज़राए से गलत, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग कि अम्मी का पॉजिटिव आ गया, कि आपके पास अपना रिजल्ट नहीं आया और टीवी पे चल रहा है आपका रिजल्ट। और मुझे रिपोर्टर्स जिनको मेरे साथ उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है, जो हमारे बीट रिपोर्टर्स हैं, वो ये समझ रहे थे कि मेरे पास रिजल्ट है और मैं छुपा रही हूँ। तो लेकिन मैं उनको ये कह रही थी कि प्लीज़ मत चलाएं, क्योंकि ये रिजल्ट अभी मेरे पास नहीं आया, वी आर वेटिंग और वी आर कंसर्न। लेकिन वो ब्रेकिंग चली वो, लेकिन उसके 5 मिनट बाद रिजल्ट मेरे पास आया और उसमें पॉजिटिव हुआ। तो एक तो दरख्वास्त मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये ज़रूर करूँगी कि देखिए पॉलिटिक्स जो है वो ठीक है, एक न्यूज़ आइटम होता है, लेकिन ये न्यूज़ आइटम नहीं है कि किसी की वालदा को, और हम भी एट द एंड ऑफ द डे हम लोग इंसान हैं, ठीक है, हमारे में शायद बर्दाश्त की क़ुव्वत ज़्यादा होती होगी, रेजिलियंस ज़्यादा होती होगी, क्योंकि जितनी बातें हम सुनते हैं दिन में, लेकिन ये एक मेडिकल इशू था और उसके अंदर एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलाना और वालदा मेरी को और उनका, और मज़े की बात, जब ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी तो आया मरियम औरंगजेब की वालदा को कोरोना पॉजिटिव और मरियम औरंगजेब को। तो ये न्यूज़ आइटम तो नहीं है, मतलब, और इतना शॉक बाद में आप ज़रूर चलाएं। मैंने खुद बाद में रिलीज़ किया कि मैंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया, मेरी वालदा और मुझे आया, लेकिन मेरे से पहले वो वहाँ चल चुका था। बहुत ही अलार्मिंग बात है, क्योंकि लैब्स को पकड़ना चाहिए ना कि कैसे जिस इंसान का सैंपल आपने लिया है उस तक तो रिपोर्ट पहुंची नहीं है। लैब्स को भी नहीं, मेरे लैब्स के अंदर जो लोग होते हैं मेरे ख्याल में उनको, और मैं ये भी दोबारा कहूंगी ये पकड़ना, बस ये एक एहसास जरूर होना चाहिए कि किसी की वालदा है, किसी का वालिद है, किसी के बच्चे। तो अम्मी को सिम्टम्स थे, मरियम आपकी वालदा को सिम्टम्स थे? उसके बाद ये हुआ, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। उसके बाद ये हुआ कि मैं उस रात मैं और अम्मी अलग थे। आप सोच नहीं सकते कि वो रात मैंने कैसे गुजारी। मतलब मुझे तो बुखार था, लेकिन मुझे हर 5 मिनट बाद मैं अपने भाई को नीचे भेजती थी कि पता करके आओ उनकी सैचुरेशन क्या है। इतना ट्रॉमा था, और अम्मी मेरी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग खातून है, इतनी स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, विल एंड मेडिकली भी अल्हम्दुलिल्लाह बाईपास हुआ था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बड़ी वो हैं। तो उनका एक कमरे में बंद हो जाना ही उनके लिए एक इमोशनल ट्रॉमा और एक शॉक है था। तो फिर मैं नीचे, अच्छा वो दिन रात गुजर गई, सुबह हुआ तो मैंने किसी डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं और वालदा इकट्ठे हो सकते हैं। तो एक डॉक्टर ने कहा नहीं, आप अपना जो वायरस लोड है वो उनको शिफ्ट कर देंगी, आप यंग हैं और वो थोड़ी सी फ्रेजाइल और रिस्की। तो वो 2 घंटे ऐसे गुजरे। फिर मैंने एक डॉक्टर को फ़ोन किया तो 2-3 डॉक्टर्स ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर डिस्टेंस पे रहें तो एक कमरे में आप रह सकते हैं। मैं फ़ौरन नीचे गई। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरी 90% जो बीमारी थी और जो मुझे इमोशनल वो उसमें थी, मेरा वो ख़त्म हो गया उस कमरे में जाने से। क्योंकि मेरी वालदा का जो मैं आपको बताऊं, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड था। आई मीन शी वाज क्रैकिंग जोक्स, शी वाज टेलिंग मी जोक्स, वो हंस रही थी कि हो गया, देखो हम दोनों को कोरोना। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड कि मैं आपको बताऊं कि मैंने शाहिद खान अब्बासी साहब ने मैंने उनको फ़ोन किया परेशानी में कि भाई आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अम्मी का बड़ा वो है, अपना तो मेरा हो जाए। कहते उन्होंने कहा पहाड़ी में कहा कि तू अपनी फिक्र कर, मेरी साड़ी फिक्र ही कि मुझे तुम्हारी अम्मी का मुझे वो नहीं है, वो टेफ्लॉन वुमन है, मतलब ये उनके बारे में इमेज है। और जब मैं वहाँ गई, आप सोचें, फिर मैं बहुत बीमार हो गई क्योंकि मुझे बुखार भी हो गया, अम्मी भी थी, लेकिन अम्मी ने अपने सिम्टम्स, उनको भी बुखार था, शी वाज हैविंग पैनाडोल व्हिच शी टोल्ड मी आफ्टरवर्ड्स, उनको भी बॉडी एक से व्हिच शी टोल्ड मी आफ्टरवर्ड्स, और उन्होंने मेरे सामने ये शो नहीं किया कि भाई बेटी परेशान हो जाएगी कि मैं बीमार हूँ। फिर मेरा भाई जो था, हसन उसका नाम है, और मेरी कज़न अमेरिका से आई हुई है, मेरे साथ बड़ी उनकी इमोशनल अटैचमेंट है। उन दोनों ने 15 दिन सिर्फ हमारा रूटीन खाने की, बिकॉज आपका लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, बॉडी एक हो रही होती है, बुखार हो रहा होता है, फिर एक कोरोना का एक अपना, और ये कोई खाली नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये खाली फ्लू, या आपके जरिए में लोगों को इसको प्लीज फ्लू ना समझें। दिस इज नो फ्लू। आपकी पूरी बॉडी एक अटैक के ऊपर होती है और आपको फील हो रहा होता है। किसी को सिम्टम कम होते हैं, कोई एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन आपके इंटरनली जो डैमेज हो रहा होता है वो बज़ाहिर नजर नहीं आता, लेकिन वो कंप्लीट, ये
आप सही कह रही हैं और ये बात आपने जो कही, ये फैमिली सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंट्रिंसिकली कोरोना वायरस जो है वो बड़ी एक लोनली किस्म की बीमारी है, क्योंकि सारी रिकवरी जो होती है वो आइसोलेशन में होती है। तो लिहाजा जिनके पेरेंट्स वगैरह खासतौर पे हॉस्पिटलाइज्ड हों या फिर बिल्कुल और किसी को घर में ना हुआ और वो एक कमरे में 14 दिन बंद हो जाए, उसका इन इटसेल्फ बड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। और आपको मैं बताऊं, उसके साथ मेरी भाभी को भी हो गया, उसका 10 महीने का बच्चा था, मतलब एक, और मेरे अपने 2 बेटे हैं, एक 8 साल का है, एक 5 साल का है, और उसका एक और बेटा है 9 साल का, फिर एक बेटी है उनकी 6 साल की। तो वो पूरा एक बच्चों के लिए एक इतना ज़्यादा एक शौक होता है कि वालदा सामने है, कमरे में बंद है और आप मिल नहीं सकते, और 10 महीने का बच्चा, आप सोचें कि उसका क्या, वालदा का क्या वो होगा। लेकिन मेरे भाई ने और कज़न थी जिनका नाम मक्खन बाजी उनको कहते हैं, उन्होंने 15 दिन मतलब बच्चों को भी हमारी डाइट 3-4 दफा हमारा खाना, बिकॉज मैंने खाना छोड़ दिया था और मैं उससे पहले डाइट पे भी थी, तो वो मेरा इम्यून सिस्टम वैसे भी थोड़ा सा वीक हुआ होगा। तो उन दोनों ने इसी तरह किसी एक को, घर को, फर्द को इस तरह करना पड़ेगा एक रूटीन सेट करने के लिए, क्योंकि पूरा घर, इससे सिर्फ कोरोना पेशेंट इम्पैक्ट नहीं होते, पूरा घर इसके अंदर एक इमोशनल बेशक बिल्कुल पूरा तो घर कितने दिन आप लोगों के अच्छा, आपके पर्टिकुलरली कितने दिन सिम्टम्स रहे और ये बुखार वगैरह उतरना कब शुरू हुआ, बेहतरी कब, कितने दिन बाद आना शुरू हुई? बेहतरी अब्दुल्ला, मुझे याद है कि चौथे दिन 5वें दिन मेरा बुखार उतर गया था, और अम्मी को बुखार होता था लेकिन वो पैनाडोल खा लेती थी, मतलब उन्होंने पहले बताया नहीं, मगर उन्होंने फिर हमने 6 डे हमें बुखार नहीं हुआ, लेकिन फिर दोबारा बुखार की साइकिल रात को आई, जो 8वें दिन था, 8वें-9वें दिन रात को हल्का सा बुखार मुझे लगा, फील हुआ, तो मैंने पैनाडोल खा ली। लेकिन आफ्टर 8 वीकनेस, ये जो 7, 8, 9 डेज हैं, ये बहुत क्रूशल थे हमारे लिए, और वैसे भी बाद में मुझे पता चला कि होते हैं, क्योंकि ये जो आपके अंदर बॉडी के अंदर वायरल वो रह जाती है थोड़ी सी इन्फेक्शन, वो अटैक कर रही होती है कॉन्स्टेंट। तो फटीग और वीकनेस इतनी थी मुझे इन 4 डेज में कि वो जो जी मरियम, वेरी टेम्पटेड टू आस्क यू हाउ आर यू गोइंग टू चेंज थिंग्स, बिकॉज जिस तरह आपने शुरू ही किया बताया, जब आपको फील हुआ कि आपको जैसे कोरोना हो गया, व्हेन यू वर सिटिंग इन अ कार और बाकी सीनियर मेंबर्स ऑफ PMLN भी थे साथ, मतलब ऑब्वियसली काम तो चलता रहना है, वो भी करना है। हाउ वुड यू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग जब आप सारे लोग इकट्ठे हैं और कहीं इधर से उधर भी जाना होता है? नंबर 1, नंबर 2, अब तो आपको कोरोना हो गया, एंटीबॉडीज आपकी बन गई होंगी ऑब्वियसली, बट स्टिल आप लोग इतना नाज ना करें, एंटीबॉडीज पे रिसर्चेस आ रही हैं कि 3-4 महीने से ज्यादा नहीं स्टे अल्लाह ना करे आपको हो, लेकिन जब हो जाता है ना तो एक सेंस डिफरेंट हो जाता है। मरियम एंड आई कैन अंडरस्टैंड, यू वुडंट अंडरस्टैंड, लेकिन मरियम, हाउ आर यू गोइंग टू चेंज थिंग्स अराउंड नाउ? यू नो कि इट्स अ वेरी सीरियस बीमारी। मैं आपको चेंज तो मेरे बहुत सी चेंज, आप रिफ्लेक्शन करते हैं, आप बिल्कुल अकेले होते हैं, एक इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर बिफोर आई गेट ऑन टू योर क्वेश्चन मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि देखिए, कोरोना में ना दवाई आपको पता है, बिकॉज इसका इलाज अभी तक नहीं पता किसी को। आप ज़रूर ऐसी मेडिसिन देते हैं जो आपका इम्यून सिस्टम, और ऐसी डाइट खाते हैं जो आपका इम्यून सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन मेरा एक बड़ा एक्सपीरियंस ये था कि जो मेरी वालदा हैं, उनका अल्लाह ताला के साथ कोई ऐसा, सबका होता है लेकिन एक ऐसा बॉन्ड है, और वो नमाज पढ़ती थी सिरातुल तस्बीह रोज़ सुबह 10 बजे, मेरे से उठा नहीं जाता था, लेकिन वो रोज़ सुबह सिरातुल तस्बीह पढ़ती थी रोज़, और नमाज पढ़ने के बाद वो अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देती थी कि ये अब आपके हवाले हैं हम दोनों, और वो एक ही दुआ करती थी कि हमें अस्पताल ना जाना पड़े, बार बार वो दुआ करती थी। और आप अपना ये जो कोरोना का फेज है, इसमें अल्लाह ताला के साथ, क्योंकि देखें सवाए दुआ के इस वक्त तक कोई इलाज नहीं है कोरोना का, तो आप अपनी जो अल्लाह ताला के साथ आपका उस दिनों के अंदर जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, जो मेरे लिए एक ऐसा था कि आप देखें अपने कामों में इंसान बिजी हो जाता है, अपनी चीज़ों में इंसान बिजी हो जाता है, रिलीजन एक बहुत ही पर्सनल आपका जो बॉन्ड है अल्लाह ताला के साथ वो रहता है। लेकिन मुझे मेरा जो चेंज है कि मैंने हमेशा, हम दुआ करते थे अल्लाह ताला इसमें ये काम कर दे, अल्लाह ताला ये कर दे, अल्लाह ताला बच्चों को ये, लेकिन जो सेहत की दुआ है वो मेरी पहली दुआ बन चुकी है, क्योंकि अगर आपकी सेहत नहीं है, आप कोई काम, आपको कुछ नहीं आप कर सकते, और लोगों के लिए भी आप जो है वो आप बिल्कुल बेमानी हो जाते हैं, बिकॉज आप यूजफुल नहीं रहते इन अ वे। लेकिन अल्लाह ताला ने इन दिनों में मुझे वो ताकत भी दी कि मैंने पूरा काम किया। जो प्रेसिडेंट पार्टी के हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बहुत इंकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। तो उनकी तबीयत कैसी है?
जी वो अल्लाह का शुक्र है उनका टेस्ट नेगेटिव आ गया है, लेकिन जो उनके एंटीबॉडीज़ हैं बिकॉज ही कैंसर सर्वाइवर वो लेट आ रहे हैं। तो डॉक्टर्स ने उनको ये कहा है कि आप 2-3 हफ्ते के बाद एंटीबॉडीज़ कराएं और वीक बहुत हो गए हैं। जिस तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंटरनल वीकनेस है वो मुझे आज अभी तक है। मैं प्रेस टॉक में खड़ी होती हूँ तो मैं कांस्टेंट खड़ी, मैंने फील किया है कि मैं खड़ी नहीं हो सकती। तो मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि नेगेटिव आने का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं, आपकी जो इंटरनल बॉडी की हीलिंग है वो आपके नेगेटिव होने के बाद हो रही होती है। सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। जब आप नेगेटिव हो जाते हैं उसके बाद आपको अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको वैसे ही, क्योंकि मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मुझसे खाया ही नहीं जाता था, मेरे से पिया ही नहीं जाता था। खाना देख के मुझे लगता था कि कोई पता नहीं क्या हो गया, मैंने इसको खाना है या इसको पीना है। तो वही जो मेरी कज़न है उन्होंने मुझे बताया कोई होगी, क्योंकि मरियम हुमा कहती हैं कि एक तो अल्लाह ताला ने उन्हें ठीक किया, दूसरा आमों ने उनका बड़ा साथ दिया। मेरी अम्मी को अल्लाह और आम दो चीजें तो आप जरूर मेरे केस में अल्लाह और खजूर। अच्छा, मैं आप सबके थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि जो इस वक्त जिनको कोरोना है अल्लाह ताला उनको फौरन सेहतयाब करे, लेकिन खजूर ने मुझे खड़ा किया है। और खजूर कैसे कि मिल्क शेक में मेरी कज़न मुझे बताए बगैर, बिकॉज एक और मसला ये था कि मैं डाइट की थी, मैं कहती मैं इतना खा रही हूँ, इतना मैं इसको गेन कर लूँगी, लेकिन आप प्लीज़ सब कुछ छोड़ के सिर्फ खाएं और यखनी और खजूर जो है ये 2 चीज़ें, और कुछ ना खाया जाए तो मैं आपके थ्रू बताना चाहती हूँ कि आप मिल्क शेक में 2 खजूरें 2 या 3 डालकर उसका मिल्क शेक पी जाएं दवाई की तरह। 3 दिन जो 6th, 7th, 8th डे था मेरे से उठा नहीं जा रहा था, लेकिन इन 2 चीज़ों की वजह से। और अगर आप मिल्क शेक में इंश्योर का वो जो डब्बा मिलता है उसमें सारे विटामिन्स और हर चीज होती है। चलें, जबरदस्त, ये तो आपने टिप दे दी है। थोड़ी सी हम सियासत पे बात कर लें, आप हैं ही, आपको बिठाए रखेंगे हम आपको जहमत नहीं देंगे। आज बिल्कुल पर्सनल वो है, आप फिर थोड़ा सा असल में अभी आपसे पहले जो है ना हम हाफिज हुसैन अहमद साहब से बात कर रहे थे, JUIF के रहनुमा हैं, और वो और मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल साहब जरदारी साहब की मुलाकात भी हुई और बड़े वो मुतहर्रिक हैं कि हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलाएंगे। और उन्होंने एक शिकवे का इजहार भी किया कि हमें शिकवा भी है, शिकायत भी है PMLN से, क्योंकि ज़ाहिर है अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। तो अब शहबाज शरीफ साहब होपफुली जब बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे तो एक्टिवली हमें अपोजिशन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब हुकूमत के 2 साल पूरे हो गए हैं और कारकर्दगी सबके सामने है, ऑपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। ये आजकल लोग काफ़ी क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन मैं आंसर आपके थ्रू देना चाहूँगी। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अगर आप 2 साल का पूरा डेटा मेरे पास है, क्योंकि मैं पार्टी को रिप्रेजेंट करती हूँ और आर्काइविंग भी हमारे पास होती है। आप अगर 2 साल में सिर्फ PMLN, मैं पार्टीज़ की बात नहीं कर रही, मैं PMLN की बात कर रही हूँ, कि अगर आप उनका इशूज़ के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर पूरा एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर से अगर आप जांचें तो हर इशू को पार्लियामेंट के अंदर भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए भी, सोशल मीडिया के जरिए भी इसको हमने उजागर किया है। दूसरी बात यह कि इन्हीं 2 सालों में जो फ्रंट बेंचेस हैं PMLN के पार्लियामेंट के अंदर, उन सबको नैब के जरिए इस हुकूमत ने काल कोठरियों में और सजाए मौत की चक्कियों में डाल दिया। शाहिद फरकान अब्बासी, SN इकबाल, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, जो साद रफीक साहब, राना सनाउल्लाह साहब, मतलब कोई नाम आप मुझे बताएं जो 2 सालों के पहले 1.5 साल में बाहर था। अब सजाए मौत की चक्कियों में डाल दिया, और वो इसलिए डाला था क्योंकि शुरू में जब गवर्नमेंट शुरू हुई तो जो इफेक्टिव ऑपोजिशन थी वो नजर आई। तो तमाम झूठे इल्जामात, जहां किसी का कोई केस मिला, मतलब राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर आप कुछ ना मिले तो उनकी गाड़ी से हेरोइन बरामद कर लें, और जिसकी वीडियो आज तक मंजर आम पर नहीं आई। ये एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। साद रफीक साहब का आप केस देख लें, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि या तो ये बदनीयती पे मबनी था या नालायकी पे मबनी था। शहबाज शरीफ साहब का आप केस खुद देख लें, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आप केसेस लेकर आए हैं नैब वाले, ये तो शहबाज शरीफ अच्छे बच्चे का किरदार अदा कर रहे थे उस वक्त जब हुकूमत में थे, और उन्होंने अपनी, आपको मैं ये बताऊं, अपनी दरखास्त नैब ने सुप्रीम कोर्ट से जो खिलाफ गए हुए थे शहबाज शरीफ की बेल के, वो वापस ले ली। उसके बाद आज तक शहबाज मुस्लिम लीग नून के घरों पे छापे पड़ रहे हैं, उनको सजाए मौत की चक्कियों में डालने की फिर से दोबारा से एक कोशिश हो रही है। तो अगर परफॉर्मेंस ना होती, अगर किसी किस्म की इफेक्टिव जो पार्लियामेंट्री वॉइस है वो ना होती या ऑपोजिशन ना होती, तो मुझे आप ये बताएं कि ये अभी तक आज तक सियासी इंतकाम में PMLN नून अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अंदर होता।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि कोरोना जब आया तो शहबाज शरीफ साहब को नहीं पता था कि ये लोग जो है वो सियासी इंतकाम में अंधे हुए हैं, तो वो लंदन से वापस कोरोना की वजह से आए, क्योंकि जो उनका डेंगू का एक्सपीरियंस था उससे वो पाकिस्तान की अवाम और पंजाब बिलखसूस जहाँ उन्होंने ये किया था पूरा इम्प्लीमेंट, तो 3 साल में आगे का क्या प्लान है मरियम साहबा? अब आप कह रही हैं कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, लेकिन अब फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या होगी? आगे का इंतकाम ये आगे का प्लान आगे का प्रोग्राम ये है कि ये हुकूमत जिस तरह आप देख रहे हैं कि हर रोज एक नया स्कैंडल, हर रोज एक नई चोरी, हर रोज एक नई नलायकी की वजह से पाकिस्तान, अब तो पाकिस्तान के इमेज को इस हुकूमत ने बर्बाद करना शुरू कर दिया। आपके सामने चीनी स्कैंडल है, पेट्रोल स्कैंडल है, अभी पीआईए का जो हाल किया, सिविल एविएशन एट रिस्क कर दी मुल्क की, वो आपके सामने है। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो आपके सामने है, जो उसका हाल किया जा रहा है। मतलब वो अदारे जो पाकिस्तान के पहचान, और इन्हें तो रिफॉर्म करना था, अदारे को बंद करना, एम्प्लॉय को निकालना, कोई रिफॉर्म नहीं होता। कल हमने मैंने कॉलिंग अटेंशन भी मुस्लिम लीग नून ने हमने रेस किया हुआ था, और आगे का बिल्कुल वही है कि शहबाज शरीफ साहब कल उनकी दोबारा से पेशी है अकाउंटेबिलिटी में कोर्ट में लाहौर में, और उसके बाद उनका टेस्ट आने हैं। लेकिन आप ये देखें कि जब डॉक्टर्स ने ये कहा हुआ है कि उनको उनके 3 हफ्ते के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होंगे। देखिए, एक इंसान, आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि कैंसर पेशेंट्स की इम्यूनिटी वल्नरेबिलिटी जो होती है वो एट रिस्क होती है, और फिर हम उसको भी सियासत की नज़र कर देते हैं। इनसे सवाल पूछो कि चीनी क्यों चोरी हो गई, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब बाहर कॉफ़ी पी रहे थे। इनसे पूछो कि पेट्रोल क्यों चोरी हो गया, वो कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हो गया और वो जानबूझ के कोरोना कर रहे हैं। और आगे का ये है कि एपीसी का ऐलान करेंगे, ठीक है, और फौरी तौर पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस चोर, डाकू, नालायक, नाअहल हुकूमत जो पाकिस्तान जिसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, उसकी एक लायमल बनाकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इन लोगों से निजात दिलाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका मरियम औरंगजेब साहिबा, और होपफुली आप मुकम्मल जल्द रिकवर कर जाएं। वैसे तो नेगेटिव आ गई हैं, लेकिन जो और इश्यूज हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाएं। और एपीसी का ऐलान करने का उन्होंने कहा इंदिया दिया है कि पीएमएलएन जो है वो शहबाज शरीफ साहब जैसे मुतहर्रिक होंगे, एज सून एज हिज एंटीबॉडीज गेट्स डेवलप्ड तो एपीसी का ऐलान होगा और हुकूमत को चलता करेंगे। यही का है शायद, कोशिश तो यही होगी इनकी। अच्छा जी, बाज़ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सब कुछ ब्लैक एंड वाइट होता है, सामने होता है, और उसमें जब किसी मुल्जिम को ज़मानत मिल जाए या फिर जो एक्यूज़्ड हों उनको सज़ाएं ना हो रही हों जल्द अज जल्द, तो इंसान बहुत से सवालात उठाता है और हैरान और परेशान रह जाता है कि अगर इनके साथ ये हो रहा है तो फिर पता नहीं क्या होता होगा खास तौर पे, क्योंकि कुछ केसेस इतने क्लियर होते हैं, इतने ओपन एंड शट केस होता है कि जी ये तो सब कुछ एविडेंस सामने है, उनकी वीडियोस मौजूद होती हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, बात हम क्या कर रहे हैं जी, न्यूज़ एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल को 1 साल से भी ऊपर हो गया है और पुलिस की परफॉर्मेंस का हाल ये है कि अभी तक फर्द जुर्म भी आयद नहीं हो सकी। अंदाज़ा कर लें आप, मुरीद अब्बास और उनके दोस्त खिजर हयात को पिछले साल 9 जुलाई की रात कत्ल किया गया था, और पुलिस ने इस मुल्जिम इस इल्ज़ाम में दोनों जो किलर थे उनको उनके दोस्त थे आतिफ जमान और उसका भाई आदिल जमान को गिरफ्तार भी कर लिया था राइट अवे। रिमेंबर अब्दुल्ला, हमने बिल्कुल, और बात 1 साल बाद भी मुकदमा समाअत का मुंतजर है। इंतहा है वैसे ये वो वीडियो फुटेज भी हम आपको जिसमें दोनों कत्ल करने के लिए जा रहे हैं, फिर कत्ल करके वापस भी आ रहे हैं। इट इज ब्लैक एंड वाइट। कानून के मुताबिक पुलिस मुल्जिमान को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाएगी, जिसके बाद मुल्जिम सेहत जुर्म कबूल या मुस्तरद करेंगे। उसके बाद मुकदमे का बाकायदा आगाज होगा। इंतहा है कि मुरीद अब्बास की पहली बरसी अभी चंद दिन पहले आके गुजर गई, लेकिन ये काम नहीं हो पाया कि मुकदमे का बाकायदा ऑलमोस्ट जो मरते मरते खुद अपने कातलों को पकड़वा गया। इन सेंस आप यही समझे ना कि चलो अब तो क्लियर कट सामने आ गया, बट ना कुछ भी नहीं हुआ। और इस दोहरे कत्ल का एक मुल्जिम आतिफ जमान जमानत पर रिहा हो चुका है। अंदाजा लगाइए, वकला का दावा है कि समझौते पर मजबूर करने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुरीद अब्बास की अहलिया ज़हरा अब्बास का कहना है कि वो अपने शौहर के खून का सौदा नहीं करेंगी और प्रेशर है। बीइंग अ सिंगल मदर और छोटा सा बेटा है मुरीद का, बिल्कुल मुरीद की शक्ल जैसा, और उनके साथ इस प्रेशर का सामना करना बड़ी बात है। ज़ारा मुरीद अब्बास हमारे साथ मौजूद, ज़ारा हमारे साथ है। ज़ारा, मुश्किल है ऑफ कोर्स बात करना, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल भी बढ़ गया होगा। 1 साल गुजर गया है मुरीद अब्बास के कत्ल को। आप अब तक पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? आपसे हम इसलिए पूछना चाह रहे हैं क्योंकि हमें कोई डेवलपमेंट इसमें नज़र नहीं आ रही। आपको जानते हैं 1 साल हो गया और अभी तक फ़र्द जुर्म नहीं हुई, और टेक्निकली स्पीकिंग फ़र्द जुर्म के बाद ही मेन केस शुरू होता है। देखा जाए तो पूरे साल में अभी तक केस शुरू हुआ ही नहीं है, इसलिए मैं मुतमईन नहीं हूँ। पुलिस की जहाँ तक बात है,
एक केस था चेक बाउंस का, जो आतिफ जमान ने जो चेक्स दिए थे जो कि बाउंस हुए थे, उसके ऊपर भी FIR होती है। और अक्टूबर में वो एप्लीकेशन मैंने दी हुई थी थाने में, आज तक उसके ऊपर FIR नहीं की है। कॉल्स मैं SSP साउथ को भी इतना कर कर के थक गई हूँ, सबको इतनी कॉल्स की हैं, मुझे नहीं समझ आती कि पुलिस के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर है या पुलिस लापरवाही का मुजाहरा कर रही है, क्या है ये, आई डोंट नो। लेकिन साल गुजरने के बाद भी अगर फ़र्द जुर्म ही नहीं हुई है तो केस आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये टेक्निकली जो है एक ऐसी चीज़ है, आज वहीं पे खड़े हुए, लाइक केस स्टार्ट हुआ ही नहीं है टेक्निकली। ज़ारा आपकी बड़ी हिम्मत है, क्योंकि एक साल में अगर पहला स्टेप भी नहीं हो सका तो बड़े लोग हिम्मत हार जाते हैं, और यही तो सिस्टम की खराबी की बात की जाती है। और इसलिए फिर जब कहते हैं जी पुलिस के ऊपर भी प्रेशर है, तो फिर और क्या समझे हम, क्यों नहीं हुआ फिर ये बताइएगा ज़ारा कि आप चाहती हैं कि कातिलों को सज़ा जल्द मिले, सभी ज़ाहिर ये चाहते हैं, ये ओपन एंड शट केस है ऑलमोस्ट, इसके लिए पुलिस या कोई और आपकी क्या मदद कर सकता है? आप कह रही हैं कि आप तो SSP साउथ को कॉल्स तक करती हैं, वो चेक बाउंस वाला मामला ही पे FIR अभी तक नहीं कर सकी है। पाकिस्तान से उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस वाक़े का नोटिस लीजिए, और जो इस केस है इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में आप मदद कर सकते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मदद कर सकते हैं। क्योंकि केस जितना ज़्यादा इल्तवा का शिकार है, कोई भी केस, वो जो कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाई, तो जस्टिस अभी तक डिनाई हुआ है। इस तमाम टाइम में जहाँ पर फ़र्द जुर्म तो नहीं होती, लेकिन जो शरीक मुजरिम है जिसको दुनिया ने CCTV में देखा, उसको बेल मिल जाना, ज़मानत मिल जाना, और अभी तक कुछ भी नहीं होना। नैब में जो केस है, जो मेरे अलावा मेरा तो घर से जमा पूंजी के साथ साथ सरबराह भी चला गया, लेकिन वो लोग जिन्होंने पैसा लगाया हुआ था उनकी जमा पूंजी चली गई, उन लोगों ने भी जाके, इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने, अवामुन नास ने जाके नैब में अपना केस दिया हुआ है, आज तक उसमें भी कोई पेशरफ नहीं हुई है, सिवाय प्रेस रिलीज़ जारी होती हैं या कोई नोटिस लिया जाता है, एंड दैट्स इट। तो तमाम जो इदारे हैं, अगर सब मिलके ज़िम्मेदारी के साथ और इस अज़म के साथ कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ा देनी है, तो यकीनन हम अपने मुआशरे में ऐसे बहुत सारी बुराइयों से लोगों को रोक सकते हैं। जो कि लोगों को जो मैसेज अभी जा रहा है कि आप तो एंकर्स हैं, आपके तो हस्बैंड भी एंकर थे, आपको अगर इंसाफ नहीं मिला और इतनी परेशानी तो एक आम इंसान का क्या होता होगा, तो लोग बड़े डिस्करेज हो रहे हैं इस चीज़ से। बहुत शुक्रिया ज़ारा मुरीद, हमसे बात करने का यकीनन बड़ा मुश्किल है, और एज आई सेड कि अब किसी को तो समबडी हैज़ टू बी आंसरेबल फॉर दिस, और अगर पुलिस से सवाल किया जाए तो या तो ऑब्वियसली लापरवाही, आपकी परफॉर्मेंस ज़ीरो रही फिर इस काम में, या फिर आप पे प्रेशर है, बट यू हैव टू कम आउट क्लीन कि ये 1 साल हो गया, खुद सारा एविडेंस पकड़ के आपको दे दिया गया और फिर भी आगे ये डेवलपमेंट है। दिस इज़ व्हाट डू यू डू अबाउट इट? ऐसी बातें सुन के सच्चाई भी है इसमें, लेकिन आप लोग डर ना जाना कि दिस इज इट एंड दिस इज, ये पत्थर की लकीर, और शादी होती है तो शादी के बाद यही सब कुछ होता है, नॉट रियली एट ऑल। दैट इज इट, और इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो। अपना ख्याल रखें, मास्क पहन लें, बस इतना कर लें, एंड आल्सो हैव अ ग्रेट डे, या वी विल सी यू।